हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं अ प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. येट्स। ओके, ये आपके BA पार्ट 3 के सिलेबस से है ये पोएम। और आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसका सब्जेक्ट मैटर। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को जैसे पता है, जो भी BA के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, BA के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उन सभी लोगों को पता है कि जो आपके एग्ज़ाम है उसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो 20 मार्क्स का, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने को कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लिखनी होती है वहाँ पे कि उस पोएम का या अगर कोई चैप्टर भी है किसी प्रोज का, अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन आ रहा है, वैसे तो पोएम का ही होता है, तो आपको उसका सब्जेक्ट मैटर लिखना पड़ता है। आपको उसमें जो स्टोरी या जो थॉट्स डिस्कस किए गए हैं आपको वो सब लिखने होते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट मैटर विद यू। ठीक है, एंड एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इट इज़ अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। तो यहाँ पर जो W.B. येट्स हैं उनका एक पर्सनल नोट है ये पोएम। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, अपने जो फैमिली मेम्बर जैसे कि उनकी डॉटर है उसके बारे में उन्होंने क्या विश करी है, क्या प्रे वो गॉड से करते हैं, वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो without much ado we are going to start this video here. इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पोएम में क्या क्या है। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ वन ऑफ येट्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस, सेलिब्रेटेड, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ऐसी पोएम है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। द पोएम इज़ एन इलेबोरेट लिरिक ऑफ 80 लाइन्स, सो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम। इसमें 80 लाइन्स है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 10 stanzas ऑफ 8 वर्सेस और लाइन्स ईच। ठीक है, पहले तो क्या है, 80 लाइन्स की पोएम है। 80 लाइन्स को कैसे डिवाइड किया है यीट्स ने, इनटू 10 स्टैंजाज, और 10 स्टैंजाज उसमें हैं, तो आप समझ सकते हो कि हर स्टैंजा में कितनी लाइन होगी, 8 लाइन्स। वर्सेस मीन्स लाइन्स। इट वॉज ओकेजन्ड बाय द साइट ऑफ हिज इन्फेंट गर्ल ऑन अ स्टॉर्मी डे। तो क्या था ये पोएम क्यों हैपन हुई, क्यों वो जो W.B. येट्स है उन्होंने ये पोएम लिखी, बिकॉज एक दिन क्या था, देर वॉज अ स्टॉर्मी डे एंड ही सॉ हिज इन्फेंट गर्ल, उनकी जो डॉटर पैदा हुई थी, तो उस स्टॉर्मी डे पर उन्होंने उसको देखा। ठीक है, तो एंड ड्यू टू दैट ही रोट दिस पोएम. The poem consists of a solemn prayer for certain natural gifts in his daughter and a commentary on the heartlessness of a great beauty. तो इसमें बेसिकली इस पोएम में दो चीज़ें W.B. येट्स डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं वो, एक तो सोलम प्रेयर है, एक बहुत वी कैन से सॉफ्ट काइंड ऑफ और humble request is there, और अ प्रेयर फॉर सर्टेन नेचुरल गिफ्ट्स इन हिज डॉटर। तो वो गॉड से किस टाइप के नेचुरल गिफ्ट की बात करते हैं अपनी डॉटर के लिए, वो इसमें डिस्कस किया गया है। एंड इट इज़ अ कॉमेंट्री ऑन द हार्टलेसनेस ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी। और फ्रेंड्स, आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं सब, तो आपको पता होगा कि W.B. येट्स की जो लवर थी, जो वो बिलव्ड थी, उनका नाम था मॉड गॉन, एंड ही डिड नॉट accept the love or the proposal of W.B. Yeats, and she went to somebody else, and he was not at all for her. Okay, so how Morgan was a great beauty, but she was without any heart, or we can say she was a heartless person. Okay, so this is the introduction of poem, that what it is about. This poem is about the solemn prayer for his daughter, natural gifts. He is asking for God, asking for her, for his daughter from God. And there is one more thing, that he talks about the heartlessness of a great beauty. Great beauty here means Modgon. Okay, once she was the beloved of W.B. Yeats. Okay, so this is the introduction of this poem.
Now we are going to see the subject matter. Okay, subject matter. Subject matter, that means I have told you that what he has written in this poem. Okay, so, and from the title itself, it is clear that he talks about the prayer he asks from God for his daughter. Okay. Now, subject matter or poet's wishes for his daughter. The poem is marked by a strong protective attitude and a prayer for a balanced life of happiness for the young child. ठीक है, पोएट क्या बोलते हैं, ये जो पोएम है ये मार्क होती है या फिर फेमस है, जिसमें क्या बात की गई है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एटीट्यूड की, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव एटीट्यूड जरूर रखते हैं. एंड इट इज़ अ प्रेयर फॉर अ बैलेंस्ड लाइफ ऑफ हैप्पीनेस फॉर द यंग चाइल्ड. और वो एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं गॉड से, जिसमें कि क्या हो, हैप्पीनेस हो उनकी जो यंग चाइल्ड है उसके लिए. ही इज़ वरिड ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आउटसाइड एंड द फ्यूचर अपीयर्स टू बी इक्वली अनसर्टेन. ओके, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड है इट इज़ फिल्ड विद अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी एंड द फ्यूचर अपीयर्स टू बी इक्वली अनसर्टेन. और हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, सो इट इज़ इक्वली अनसर्टेन. तो जो पोएट है वो इस पूरी पोएम में वर्ड है कि उनकी जो डॉटर है उसका फ्यूचर कैसा होगा. दस ही विशेज फॉर हिज डॉटर टू बी सेफ एंड हैप्पी. तो इस पोएम के थ्रू वो अपनी विश बताते हैं कि अल्टीमेटली हिज डॉटर शुड बी सेफ इन दिस वर्ल्ड एंड शुड बी हैप्पी एज वेल. हिज फ्यू विशेज आर एज फॉलो. तो आज हम लोग देखने वाले सब्जेक्ट मैटर में जो W.B. Yeats हैं उन्होंने किस टाइप के विशेज अपनी डॉटर के लिए करी हैं, वो गॉड से क्या क्या अपनी डॉटर के लिए विश मांगते हैं, वो सारे हम पॉइंट्स के थ्रू देखने वाले हैं. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 है टू विन फ्रेंड्स एंड हैप्पीनेस. फ्रेंड्स, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर सोशल पीपल. तो क्योंकि हम लोग सोशल हैं तो हमें फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं कंपनी के लिए, और हमें हैप्पीनेस तो अल्टीमेट गोल हर इंसान का होता है. तो यहाँ पर जो W.B. Yeats हैं वो बोल रहे हैं कि कैसे उनकी जो डॉटर है उसको क्या हो, उसके फ्रेंड्स बने और वो हैप्पी रहे. ही प्रेज दैट मे द गिफ्ट्स ऑफ गॉड बी सच एज टू एंडो द यंग चाइल्ड विद क्वालिटीज़ विच वुड विन हर फ्रेंड्स एंड हैप्पीनेस. ठीक है, वो प्रे करते हैं कि उसको गॉड से ऐसा गिफ्ट मिले कि उसके जो उनका जो यंग चाइल्ड है, उनकी जो गर्ल चाइल्ड है, उसको क्या हो, क्वालिटीज़ ऐसी मिलें कि शी कुड विन फ्रेंड्स एंड हैप्पीनेस. ठीक है, तो ये उनकी थी फर्स्ट विश. इट्स नॉट अबाउट दैट द ऑर्डर इज देयर और you have to write in sequence, but I am telling you as it is mentioned in the poem. Okay, now point number 2 is future well-being. I have told you he was worried about the future of his daughter, so he asks God for the well-being of girl. Future well-being, he wishes that she should have beauty, but not that over much beauty which make women vain and cruel, and which makes them अनअप्रिशिएटिव इवन ऑफ सिंसियर एंड ट्रू लव. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दो बातें डिस्कस करी है कि एक तो उनकी जो डॉटर है वो शी शुड हैव ब्यूटी, वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, बट उसमें इतनी ज़्यादा ब्यूटी नहीं होनी चाहिए जो कि जो लेडीज़ होती है, जो वीमेन होती है, उनको क्या बना देती हैं, श्रूड बना देती है, क्रूअल बना देती हैं. विच मेक्स देम अनअप्रिशिएटिव इवन ऑफ सिंसियर एंड ट्रू लव. अब यहाँ पर वो वापस से मॉड गॉन का जिक्र करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज शी डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ W.B. Yeats and she was unappreciative of the sincere and true love of Yeats. ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी डॉटर के लिए चाहते हैं कि जो मॉड गॉन ने उनके साथ किया वो उनकी डॉटर किसी और के साथ ना करे, एंड शी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिंसियर एंड ट्रू लव ऑफ a genuine person. Okay, now the next point will be now point number 3 we are going to see here. It is about her marriage. Okay, so the next point is her marriage. The poet wishes her to be married in an aristocratic family of
traditional sanctities and manners governed by the customary laws of courtesy. Okay, so poet wishes that his girl should be married in an aristocratic family. And why? Because aristocratic families have some kind of traditional sanctities. They believe in these sanctities, in traditions and some kind of mannerism governed by the customary laws of courtesy. And what courtesy says that, and what kind of customary laws are there according to which these aristocratic family behave. Okay, the customs and traditions of aristocratic life are the sources of beauty and innocence. And why does he want an aristocratic family for his daughter? Because this kind of aristocratic life is a source of beauty and innocence, and ultimately he wants these qualities for his daughter, like beauty and innocence. Okay, now point number 4 is free from hatred. And he has a very strong and firm belief that one should be free from hatred. He thinks that his daughter can remain innocent if she is free from the hatred and opinionated mind. Okay, so she should be free from hatred and opinionated mind. Opinionated mind, that means when already you have many of the opinions in your mind, and you are not considerable enough to the feelings of others. Okay, so he asked that she should be free from hatred and opinionated mind. The innocence is self-delighting, self-appeasing and self-affrighting. Okay, and why innocence is great in his opinion? Because it is self-delighting, self-appeasing and self-affrighting. Okay, now next point is point number 5, harmony with heaven's will. Okay, the poet wishes that her own will and pleasure should be expressive of the will of heaven. Okay, now he says that her means his daughter. His daughter's own will and pleasure should be expressive of the will of heaven. So that means there should be harmony with the heaven's will. She would then be happy despite all the storms of misfortune that may strike against her innocent head. Now it is about that uh, when we accept what is there in our fortune, and we think that okay, it is happening to me because it is the will of God, then only we can live happily, we can have satisfaction. So here he also says so that if his daughter has the will and the pleasure which is in the total harmony with the wish, or I would say the will of heaven, so in that case she would be happy, she would remain happy in her life. Okay, now you can say that this is the conclusive paragraph. And the poem is a manifesto of W.B. Yeats' personal ideals in old age of settled life with a home and established status. Okay, so it is the we can say any person, any parent has this kind of feeling for his I would say for his children, that they should have a settled life, they have home, and they have an established status. Okay, so the same feelings are shown here by W.B. Yeats also. The poet does desire for his daughter's organic innocence and freedom from hatred, that we have seen in the points. The ideals which he upholds are practical ideals. Why? Because what a man asks in his life, that he should have a home, he should have good food, he should have an established status. So sorry, so the practical kind of ideals are shown in this poem, and these can be easily translated into practice. And practically these things are possible in our life, and a state of grace attained, and we can have the grace, we can attain the grace in our life.
he has laid down a way of life based on high moral virtues, and ultimately we can understand that he is asking for great virtues, high moral virtues for his daughter in the poem. Okay, so these are some of the wishes of W.B. Yeats for his daughter, and he prays for all these kind of wishes from God, and he thinks that then only his daughter will be having good moral virtues in herself. And you can see that this is a very simple and elegant poem where Yeats, or a poet, has the same feelings as any other common man has for his children. So I hope you have understood the wishes, some of the wishes which are shown in the poem, and hope that you will be uh, able to use these points in your exams. And if you have liked this video, ultimately share it with your friends. If you are new to my channel, do subscribe it, and in comment box you can tell me what are the topics in which you are finding problems, and in my upcoming videos what kind of things, what kind of poems, prose you want to see, you can tell me, you can share it with me. And until we meet again, keep watching all the videos which are helpful to you. Okay, till then, bye bye.